औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट थर्सडे को क्लास नहीं ले सके थे और उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट का इशू था। तो उस क्लास को मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था और आज की वो क्लास है जिससे हम अपना प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो प्रॉपर स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर स्टार्ट का मतलब ये क्योंकि अब डेमो वगैरह तमाम चीज़ों से हम बरी जिम्मा हो गए। अब हम इसकी पूरी तरतीब बनाएंगे और आज के दिन प्लानर वगैरह जो भी चीज़ें मैं आपको बना बना के शेयर कर सकूंगा मैं कर दूंगा, ठीक है। आज 22 सितंबर है और हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस, ठीक है। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जो हमने अपनी लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, वो है यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्ट्रक्चर डेटा के हवाले से बात की थी, जिसको मैं एक रिपीट करवा देता हूँ कि स्ट्रक्चर डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा हमारे पास टेबल फॉर्मेट पे होता है और टेबल फॉर्मेट का मतलब है रॉज एंड कॉलम, ठीक है। जब हमारा कोई भी डेटा टेबल फॉर्मेट में होता है, उस डेटा डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पावर पिवट, वो अगर आपने देखी हो तो ये उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल है, ठीक है। कि अगर हमारा डेटा अच्छे तरीके से बना होगा तो हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक एक करके कि भाई ये जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा है ये आखिर काम कहाँ आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो डेटा है ये सबसे पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम आता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि जितने भी बैंक्स हैं ना, जितने भी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली अपने ऑपरेशंस की बेस पे, अपने ऑपरेशन की बेस पे कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे कि जनरेट करना किसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, फिर ऑडिट करना, फिर परफॉर्मेंस को असेस करना। और असेस क्यों किया जाता है? कि इसमें रिस्क है कि नहीं,
और साथ साथ ये देखना कि जो आपका बिजनेस है वो क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहा है। रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं। जैसे हम एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, बच्चे का ऑडिट करते हैं रिपोर्ट कार्ड का, कि भाई लेट सपोज अगर क्लास टीचर का पेपर क्लास टीचर ने चेक किया है, तो जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी अ स्केप्टिसिज्म कि उसने कहीं लीनियंसी दिखाई होगी। तो वो जो पेपर क्लास टीचर ने बनाया है और उसको क्लास टीचर ने ही चेक किया है, तो सेकंड रिव्यू के लिए वो क्या करेंगे, वो दूसरे टीचर को देंगे। और जब ये रिपोर्ट कार्ड बन रहा होगा, जब वो सेकंड टीचर आपके पेपर का रिव्यू कर रहा होगा, आपकी चेकिंग का रिव्यू कर रहा होगा, तो वो असेस कर रहा होगा कि रिस्क कहाँ कहाँ है। क्या मैंने वो तमाम रेगुलेशन को सामने रखते हुए, तमाम मयार को सामने रखते हुए पेपर को चेक किया है कि नहीं। क्या बच्चे ने वो तमाम चीज़ों को जहन में रख के पेपर अटेम्प्ट किया है कि नहीं। और ये तमाम काम करने के साथ साथ हम कुछ और मकसद भी पूरे करते हैं कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा होता है तो उससे बआसानी हम फ्रॉड को डिडक्ट कर सकते हैं, फ्रॉड को डिडक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने पहले ही पढ़ा था कि हमें जब डेटा मिलता है तो उससे हम अपने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब ये सारा काम कैसे पॉसिबल है, ये सारा काम तभी पॉसिबल है जब ये बैंक अपने डेटा को, अब डेटा बैंक का डेटा क्या होगा, बैंक के लिए डेटा होगा, एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि कस्टमर अकाउंट डिटेल। कस्टमर अकाउंट डिटेल से बैंक को क्या फायदा होगा, कि उससे पता चल जाएगा किस इंसान ने किस इदारे से, किस बैकग्राउंड से, किस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखता है और कितने ट्रांजैक्शन करता है, कितना लोन लिया है, पास में उसका क्या रहा है बैंक से के साथ रिलेशन, ये डिटेल। फिर वो बंदा अपनी ट्रांजैक्शन जो करता है तो बैंक क्या करेगा, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसने कोई लोन लिया है तो लोन ऐसे तो मुंह उठा के नहीं दिया जाता, लोन लेने से पहले बहुत सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, लोन का पर्पस भी फाइंड आउट किया जाता है। और अगर कोई बहुत बड़ा टाइकून है तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखेगा कि भाई ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसने हमारे पास बैंक में अगर हमारे पास पैसे रखवा दे तो हमारी बड़ी चांदी है। तो बैंक के लिए ये वो डेटा है जिसकी बिना पे बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास ये तमाम चीजों को, ये तमाम चीजों को जनरेट करेगा। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या डेटा सिर्फ बैंक के लिए काम आता है। तो हमारा यहाँ पर बड़ा मासूमाना जवाब है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम अपने जो रिटेलर्स है, यानी जो रिटेल बिजनेसेस हैं, उसमें भी डेटा के इस्तेमाल से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अब एक डेटा जो है
वो रिटेल शॉप हो गई या रिटेलर बिजनेस हो गया, उसमें डेटा की मदद से एक रिटेल बिजनेस क्या क्या बना सकता है। तो हमने कहा एक रिटेल बिजनेस सबसे पहले बना सकता है क्या चीज? सेल्स रिपोर्ट। ठीक है। सेल्स रिपोर्ट के बाद सेल्स रिपोर्ट का फायदा क्या होगा कि कितनी कस्टमर ने कौन सी कितनी चीजें ली हैं। फिर सेल्स जब करोगे तो आपको साथ ही साथ एक और चीज बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं ट्रैकिंग स्टॉक लेवल। फिर जब हम बात करेंगे सेल्स की, ट्रैकिंग स्टॉक लेवल की, तो इसके साथ साथ हमें अंदाजा होगा कि आने वाले वक्त में कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है। और आखिर में ये सब करने का फायदा कि मैं एनालाइज कर सकूंगा कि मेरा जो कस्टमर है उसका बाइंग पैटर्न क्या है। पैटर्न कह लो या फिर बिहेवियर कह लो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कैडबरी है, उसने एक चॉकलेट निकाला था कैडबरी की बबली। क्या निकाला था? कैडबरी की बबली। याद है आपको वो चॉकलेट? आप देखो जब कैडबरी की बबली आई तो बिजनेस ने, रिटेलर्स ने और हमारे कस्टमर ने पहले उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, भाई यार कैडबरी की नई चॉकलेट आई है, कैडबरी की नई चॉकलेट आई है। इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली ये हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि हमारे पास कस्टमर्स ने स्टार्टिंग में तो कैडबरी की गुडविल से वो चॉकलेट बड़े दबा के खाई। फिर कस्टमर को समझ आ गया नहीं यार ये वो चॉकलेट का मजा नहीं है जो चॉकलेट का मजा बाकी कैडबरी के चॉकलेट्स में से। तो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो फिर कस्टमर रिटेलर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को कम मंगाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने फिर बीच में देखा होगा प्रिंस बिस्किट ने एक वो बिस्टिक्स निकाले थे छोटे छोटे, याद है किसी को? छोटे छोटे बिस्किट्स बिस्टिक्स निकाले थे। और वो एक बिस्किट निकाला जिसके ऊपर चॉकलेट था अंदर चॉकलेट होने की बजाय। अब वो स्टार्टिंग में प्रिंस ने इस तरह की कुछ चेंजेस लाए कि भाई कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। अब कस्टमर को जब अट्रैक्ट किया तो कस्टमर ने स्टार्ट में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन बाद में बोला भाई यार ये नस्वार जितनी बिस्किट को अब कौन खाएगा। तो लिहाजा कस्टमर ने क्या किया, उसको इग्नोर करना शुरू किया और इवेंचुअली कंपनी और रिटेलर दोनों को पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट काम की नहीं है। तो ये बताने का मकसद था। अब एक रिटेलर बिजनेस ये सब कब बनाएगा? जब उसके पास डेटा होगा। अब जब बात डेटा की करते हैं तो कौन सा डेटा होगा भाई? उसके पास डेटा होगा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का। ठीक है। उसके पास होगा सेल्स का, सेल्स की ट्रांजैक्शन जितनी भी की है। अब आप जब जितनी, अब देखो यहाँ मैंने सेल्स रिपोर्ट कही, तो आपके जहन में आ सकता है कि सर इसमें तो रिसीवेबल एनालिसिस भी आ सकता है। वेरी गुड। सर इसमें तो लाइबिलिटी भी आ सकता है। सुपर्ब। इसमें तो कैश भी बन सकता है। अमेजिंग। अब आपके जहन में खुद ब खुद चीजें आना शुरू हो जाएंगी। और फिर आपके पास क्या हो सकता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका डेटा भी आपके पास होगा। अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन पे रिलेट में एग्जांपल अगर दूं तो आपको पता होगा कि आपके इलाके में कोई एक दुकान वाला होगा जिसके पास आपके वालिद साहब की बड़ी जान पहचान होगी। हाँ हाँ ये सलीम भाई की बेटी है, इनको दे दो। ये फला का बेटा है, इसको ये चीज दे दो। इनके घर में तो यही चीज खाई जाती है। कभी इस तरह की
कन्वर्सेशन आपने देखी है अपने आसपास में? तो वो क्या है? वो बेसिकली कस्टमर की इंफॉर्मेशन ही तो है। और स्ट्रक्चर डेटा का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है पता है? कि मैं इस डेटा और इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए से जो बेनिफिट ले सकता हूं, यानी ये तमाम स्ट्रक्चर डेटा है, तो इससे जो मेरा बेनिफिट आएगा वो क्या होगा? मेरा बेनिफिट होगा कि मैं अपने सप्लाई चेन और अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकूंगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास यही डेटा, जब हम हेल्थ केयर बिजनेस में, हेल्थ केयर हेल्थ केयर बिजनेस में जब देखते हैं तो एक हेल्थ केयर बिजनेस डेटा से क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या चीजें बना सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस हेल्थ केयर बिजनेस डेटा की मदद से पेशेंट, जितने भी पेशेंट हैं उनकी केयर मैनेजमेंट कर सकता है। आपको पता है ना ये किस तरीके से हॉस्पिटल में, जब अल्लाह ना करे कभी आपका जाना हो, लेकिन अगर पास में कभी इस तरह से आप गए हो तो आपको पता होगा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, क्रिटिकल कंडीशन वाला, ये सारी चीजें क्या है कि आपके जो वहां पर जो नर्स होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये फला पेशेंट आया बेड नंबर पे, उसका ये हिस्ट्री है। अब ये हिस्ट्री दी गई है तो ये हिस्ट्री पे काम, इसको इस वक्त ये दवाई देनी है, ये दवाई देनी है, ये करना है, ये करना है, इसका इस टाइम पे ब्लड निकालना है फॉर सैंपलिंग, ये तमाम चीजें। इसी के साथ हम क्या बना सकते हैं? मेडिकल रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसको हम मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं। फिर जाहिर सी बात है, इतना उस पर काम किया तो बिल भी तो लेना ही है ना, बिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्या हो सकता है कि हम कंप्लाइंस कर सकते हैं विद हेल्थ रेगुलेशन। अब ये तमाम चीजें बनती कैसे? ये तमाम चीजें बनती कैसे? ये तमाम चीजें बनती है डेटा से। ये तमाम चीजें बनती है डेटा से। अब ये जो डेटा है, एक हॉस्पिटल के लिए क्या होगा? पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा, मेडिकल डायग्नोसिस के पास्ट में आया था। अब बाज दफा एक डॉक्टर है जिससे आप इलाज करा रहे हो, और वो डॉक्टर, फॉर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बाज दफा क्या होता है कि एक डॉक्टर है ए और वो किसी और हॉस्पिटल में होता है, और एक डॉक्टर है बी जो किसी और हॉस्पिटल में होता है। अब जो डॉक्टर ए है जिससे आप अपने बीमारी का इलाज कर रहे थे, उसके पास एडमिट, यानी आपको एडमिट कराने की सहूलत मुयस्सर नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल में बैठता है, प्राइवेट केबिन में बैठता है, और आपको एडमिट कराना है अल्लाह ना करे लियाकत में। तो डॉक्टर ए डॉक्टर बी को पूरी मेडिकल हिस्ट्री देगा, और फिर वो जो डॉक्टर बी लियाकत का है उस डॉक्टर ए के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इलाज के वक्त डॉक्टर ए शुरू से लेकर एंड तक था।
तो हम जब मेडिकल को डायग्नोज करेंगे, पेशेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, तो उसी तरीके से हमने उसको, बिल्कुल ऐसे ही मेरे बेटे, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। ज्यादातर ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए, अल्लाह माफ करे, होता है। और फिर आखिर में हमारे पास आता है बिलिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई ये हमारे पास फला पेशेंट गया था, उसने इतना बिल बनाया। और ये बिल बनाने का रीजन क्या होता है? ताकि हमें पूरी ऑब्जर्वेशन आ सके। कि यहां तक चीजें समझ आई? अच्छा, यहां तक समझ आई, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये सारी चीजों से एक हॉस्पिटल को क्या फायदा होगा? हॉस्पिटल का भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। एक हॉस्पिटल का बेनिफिट ये हो सकता है कि उसके पास, उसको इस डेटा से, इस तमाम इंफॉर्मेशन से, एड एड कहते हैं हेल्प को, इन रिसर्च, रिसर्च करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। उसको क्लिनिकल ट्रायल्स करने का मौका मिलेगा। यानी कि हमारे पास कितने किस्म के कस्टमर कितनी बीमारियों से रिलेट आए। जैसे कभी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कोई फायर का केस होता है, कभी किसी को गोली लग गई, तो उसका केस मेडिकल जो आगा खान और लियाकत है वो हैंडल नहीं करते। वो कहते हैं जिना लेके जाओ या सिविल लेके जाओ। तो जाहिर सी बात है उनको इस तरह की हिस्ट्री का पता है। तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर हमारे पास एक और इदारा आता है, एक और सेक्टर आता है, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इदारा क्या करता है भाई? इसमें क्या करना होता होगा? भाई ये जो इदारा है ना, ये बेसिकली जब डेटा रिकॉर्ड करता है, तो डेटा रिकॉर्ड करने के बाद उसको आसानी होती है कि अपने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करे, अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करे, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे, अपने सप्लाई चेन को मैनेज करे। और सबसे काम की बात, ये सब करने का मकसद क्या है? कि भाई अल्लाह के वास्ते अपने कस्टमर को प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर करो। समझे ना? यही मकसद है ना। अब ये तमाम चीजें बनाते कैसे हैं? डेटा से। अब एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास डेटा किस तरह का होगा? आए जरा उस पे बात करते हैं। एक मैनेजर कह रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो डेटा होगा, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। यानी उसमें जो डेटा को स्ट्रक्चर दिया जाएगा वो कौन सा डेटा होगा?
वो डेटा होगा कि आप प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाएंगे। सर जरा इसको एक्सप्लेन भी करते रहे साथ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कपड़ों की इंडस्ट्री देखी है तो स्वेटर कब बनते हैं? एक सीजन में बनते हैं ना। स्वेटर जो बनते हैं वो किस वेदर के लिए बनते हैं? ठंड के लिए बनते हैं। लेकिन क्या उसकी प्रोडक्शन सिर्फ ठंड में होती है? नहीं, उसकी प्रोडक्शन पहले से हो रही होती है, वो बिकना बाद में शुरू होता है। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे मिसाल के तौर पे गर्मियों के कपड़े, वो क्या गर्मियों में ही बनते? नहीं, वो बने हुए होते हैं और कुछ एडिशन आ रहा होता है वक्त के साथ साथ, लेकिन वो पहले से बना के रखते हैं। क्योंकि अगर वो उसी टाइम बनाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, वो मार्केट में पीछे रह जाएंगे। और उनको साथ साथ अपनी जो इन्वेंट्री है जिसकी मदद से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको भी क्या करना होगा? चेक करना होगा इन्वेंट्री का लेवल के भाई मेरे पास माल खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा भाई, ये भी तो देखना है ना। और फिर मैं क्या करूंगा, अपने सप्लायर्स के ऑर्डर को देखूंगा कि भाई मेरे मैं मिसाल के तौर पे माल मंगवाता हूं तो मेरे पास कितने टाइम पे पहुंचता है, मैं अपने कस्टमर को कितने दिन में पहुंचाता हूं। और फिर इसके बाद मुझे ये भी देखना होता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि नहीं, और क्या मैं जिस तरह से प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्या उसकी क्वालिटी है कि नहीं। ये तमाम की तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती है और ये डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ता है। समझ आ रही बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अब बेनिफिट भी तो पता करना है ना कि भाई इसका बेनिफिट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ये सब काम करने का, ये डेटा को अपने पास रखने का बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। तो भाई सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वो ये है कि मैं जो मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है उस पे उसके ज़रिए से प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की वजह से, तमाम डेटा की वजह से, मैं अपनी मशीनरी को कब मेंटेन करना है इसका स्केड्यूल बना सकता हूँ। मैं अपने जितने भी मशीन है, जितने भी मेरे स्टाफ है, वर्कर है, जो जो इक्विपमेंट मैं अपने पास इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को बनाने में, उन तमाम की परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई मुझे अब आने वाले वक्त में अपने लेबर्स को इंक्रीज करना चाहिए या मुझे अपनी मशीनरी को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भी है। क्योंकि अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया तो उससे क्या होगा कि मैं मशीनें ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास मेरा लेबर उस तरह से मैंने एजुकेट नहीं किया कि वो मेरी इतनी हाईटेक मशीन को चला सके। तो मुझे अपने स्टाफ को भी एनालाइज करना पड़ेगा, उनकी मेंटालिटी, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और चीज आती है, एक और बिजनेस है। वो बिजनेस क्या है? वो बिजनेस है मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक का बिजनेस क्या होता है, कोई बताएगा? ये वो बिजनेस होता है जो कि आजकल टीसीएस, डीएचएल और क्या है, लेपर्ड, ये तमाम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसे कहते हैं लॉजिस्टिक। अब यहां पर आपके पास जो डेटा होगा
उस डेटा के जरिए से आप क्या काम कर सकते हैं? आप अपने जो एफिशिएंट रूट है उसको प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लॉजिस्टिक की तो एग्जांपल मैं अभी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेट सपोज आपके पास कभी उबर, करीम वगैरह में सफर किया हो आपने, तो आपको ये बात का अंदाजा होगा कि वो आपको पहले से बता देता है कि भाई ट्रैफिक है तो आप इतनी टाइम में पहुंचोगे। कभी ऐसा दिखा है आपको? अगर आपने इस रूट से लिया तो आपको इतनी जल्दी पहुंचने को मिल जाएगा, इस रूट से लिया तो इतनी जल्दी पहुंचने को मिल जाएगा। तो कंपनी ने ये आपको, ये उबर, करीम, बाइकिया ने आपको ये कैसे बताया? क्योंकि उनके पास डेटा था। इसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्ट पहुंचानी है विद इन शहर, विद इन सिटी, तो आपको वो क्या कहते हैं कि भाई शाम तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। लेकिन आपको आपकी प्रोडक्ट हैदराबाद पहुंचानी है तो आपको कहेगा कि भाई कल सुबह तक पहुंच जाएगी। अगर लाहौर, इस्लामाबाद पहुंचानी है तो 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी। अगर आपको कनाडा वगैरह में पहुंचानी है तो बोलता है 10 से 15 दिन में पहुंच जाएगी। इस तरह की कभी कोई बात अगर आपने सुनी हो, कभी कोई चीज अपने जानने वालों को भेजी हो, तो हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर छोटी सी एग्जांपल लूं तो आपका फूड पैंडा जब प्रोडक्ट को पहुंचा रहा होता है तो वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे कहते हैं ना कि भाई आपके पास 30 से 40 मिनट में फूड आ जाएगा। अब हो सकता है वो जल्दी भी आ जाए, तो जब वो जल्दी आ जाएगा तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे नहीं भाई तूने तो 45 से 40 मिनट बोला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई जल्दी आने की? तो वो आपको बोलेगा कि भाई अल्लाह के बंदे, 45 40 मिनट का जो हम टाइम देते हैं वो अपना हाईएस्ट लेट टाइम देते हैं, ताकि कस्टमर दिमाग का दर्द ना बन जाए कि अभी तक आया नहीं ऑर्डर, अभी तक आया नहीं ऑर्डर, अभी तक आया नहीं ऑर्डर, इस तरह की चीज ना हो। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहां पर भी क्या करूंगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखूंगा। क्योंकि यहां पर ये जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री मेरी जाती नहीं है, ये इन्वेंट्री किसी और की है। और इसी के साथ साथ मैं टाइमली डिलीवर करने के लिए, टाइमली डिलीवर किसको? प्रोडक्ट को, ये भी मेक श्योर करूंगा। कभी कभार आपने देखा होगा विद इन 20 मोस्ट फास्ट डिलीवरी मेथड बाय अमेजोन, सही है ना? अमेजोन के तो अब क्या आते हैं, ड्रोन आते हैं, वो गेट पे पहुंचा देते हैं। ड्रोन उड़ के आता है, एड्स हो सकता है देखी हो। अब ये जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों को बनाने के लिए आपके पास डेटा चाहिए मेरे बच्चों। अब ये जो डेटा है ये कौन सा होगा भाई? सवाल। यहां पर जो डेटा होगा वो बेसिकली आपका डेटा होगा ट्रैक शिपमेंट। ठीक है, आपके पास यहां पर इन्वेंट्री का डेटा होगा। अब इन्वेंट्री के डेटा में आपके पास कुछ प्रोडक्ट होंगी जो कि खाने पीने की होंगी, कुछ प्रोडक्ट होंगी जो लोहे की चीजें होंगी, तो उसको किलो के हिसाब से वेट करवा के पैसे बताए जाते हैं। फिर इसके बाद आपके पास क्या होगा, डिलीवरी के रूट होंगे कि यहाँ से माल पहुंचा दो, ऐसे पहुंचा दो। हमने अपने शहर में देखा है कि रात के टाइम पे कंटेनर वगैरह चलते हैं, दिन के टाइम में वो रूट्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हमें बोला गया है कि रात के टाइम ही हैवी ट्रॉलर निकलेंगे, दिन में नहीं निकलेंगे। फिर हमें यहाँ पर व्हीकल की क्या करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है और उसका रिकॉर्ड भी बनाना पड़ता है। अब मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बनाने का फायदा क्या है? ताकि एक्सीडेंट्स ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है खुदा ना ख्वास्ता,
तो कंपनी को ये प्रेजेंट करना जरूरी है, जिसको अभी हम कहते हैं व्हीकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड, कि भाई व्हीकल सही तरीके से ब्रेक नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। ड्राइवर के बारे में जान पहचान, ड्राइवर कितना एक्सपर्ट था, ये तमाम चीजें मायने रखती हैं। अब ये जब सब काम कर रहे होते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि मेरे जो सप्लायर है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर इसके बाद मेरे पास यहां पर मुझे एक सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है उसे ऑप्टिमाइज करने का मौका मिलता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा जी। अब हम एक बात और आगे करेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक और इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री, जिसमें मैं और आप हैं। अब ये जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है,
माजरत मेरे बच्चों, बहुत बहुत। अब आवाज सही आ रही है? लाइट चली गई थी जिसकी वजह से ये हो गया था। बस लाइव क्लास का एक ये रोना है कि लाइट चले जाती है। क्या आप लोगों को अब आवाज क्लियर आ रही है? मेरे बच्चों, अगर आप बता सको चैट पे तो बता दो, क्या आप लोगों को आवाज सही आ रही है? हेलो। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहना चाहते हैं, जैनब पे वहाँ चैट में इशू है बट वॉइस क्लियर। अच्छा अच्छा, ठीक है जैनब मेरा बेटा। देखो, स्टूडेंट रिपोर्ट क्या है? स्टूडेंट रिपोर्ट आपको पता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। अच्छा, स्टूडेंट रिपोर्ट के अलावा हम और क्या क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस एनालिसिस। एकेडमिक परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब होता पता है क्या है? अब होता यह है कि अब आपने रिसेंटली कराची में देखा होगा, बहुत बारिशें हुई थी जिसकी वजह से बहुत से स्कूल बारिशों की वजह से बंद करने पड़े थे। अनफॉर्चुनेटली इन छुट्टियों के होने की वजह से बच्चों को फिर कब बुलाया जा रहा था? बच्चों को बुलाया जा रहा था सैटरडेज को। क्यों? क्योंकि अगर ये सैटरडे भी ऑफ रखते तो इवेंचुअली क्या होता, जो इनका एकेडमिक ईयर है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता। सही है ना? तो इसलिए एकेडमिक भी कि भाई सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है, हालात बीच में खराब हो जाते हैं, छुट्टियां ज्यादा आ गई, रमजान की, ईद की, बकरा ईद की, मुहर्रम की, ये जितनी भी छुट्टियां आती है उसकी वजह से हमारा एकेडमिक ईयर हिल जाता है। लेकिन अगर एकेडमिक ईयर हिल जाएगा तो इसका मतलब फाइनल पेपर जो मई में होने थे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो जुलाई में होंगे, उसको उसी टाइम पे कंडक्ट करना होता है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस, चीजें जल्दी जल्दी हम स्कूल वाले करवा रहे होते हैं। और हो सकता है आपने ये एक्सपीरियंस भी किया हो अपने पास्ट में। फिर आपके जो जितने भी कोर्स हैं उन तमाम कोर्सेज की स्केजुलिंग होती है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी पेपर दिए हैं तो अभी वो रेस्ट मोड में होंगे। वो कहेंगे पहले तो हमारा रिजल्ट आएगा फिर हम सोचेंगे कि आगे वाले पेपर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। ठीक है ना? क्योंकि उनको डाउट होगा कि पेपर पास भी होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया कि भाई एक पेपर एक्स्ट्रा उठा लिया, बाकी दो पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है यार पेपर बहुत माठा गया है, वापस से इस कोर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। तो बच्चा अपने अपने हिसाब से स्केजुलिंग करता है। फिर इदारे को भी पता है, इदारे को भी पता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो एग्जाम के बाद भी एडमिशन लेगा इस पेपर में। तो रिफ्रेशर के नाम से, पोस्ट रिजल्ट बैच के नाम से क्या करता है, क्या करता है, आप लोगों के लिए बैच ओपन करता है। ठीक है ना? अच्छा, फिर हम इसके अलावा और क्या करते हैं, हम अपने बजट्स को भी मैनेज करते हैं। जाहिर सी बात है, हर चीज का बजट होता है। अभी जितना भी डेटा है, जितनी भी रिपोर्ट से ये बनती डेटा से ही है भाई, बिना डेटा के तो बन नहीं सकता। अब एक एजुकेशन बिजनेस के लिए, एक एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए डेटा क्या होगा, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इसके तो आप बिल्कुल माहिर हैं। आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, आपके पास यहाँ पर कितने स्टूडेंट ने किस कोर्स में अपनी इनरोलमेंट करवाई है।
उसके ग्रेड्स क्या बने हैं, उसकी अटेंडेंस कितनी है। अगर आप ये सारी चीजें सुन रहे हो तो हो सकता है आप जहनी तौर पे अपनी स्कूल को विजुलाइज कर पा रहे हो। फैकल्टी की इंफॉर्मेशन, फिर इसके बाद अगर आप नोट करें तो आप यहां पर कहेंगे कि भाई इस डेटा को रिकॉर्ड करने, अपने पास रखने और इससे ये रिपोर्ट्स बनाने का फायदा क्या है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई ये आपकी रेगुलेटरी रेगुलेटरी को कंप्लाइंस करे। आप में से बहुत से बच्चों ने कोर्सेज पढ़ते हैं आप, तो वहां पर कंप्लाइंस होती है ना कि भाई ये मयार से सिखाया जाएगा, ऐसे ऐसे सिखाया जाएगा। और फिर एक चीज होती है एक्रीडिएशन। परफॉर्मेंस कैसी है ओवरऑल हमारी, हमारे बच्चे कितने ज्यादा पास होते हैं, कितने अच्छे टीचर हमारे पास है, ये तमाम चीजें हमें हेल्प करती हैं। आपके पास गाड़ी जाती थी, एसबीआई पहुंच गए, 10 मिनट में पहुंचेंगे आपके पास। ये तमाम चीजें बड़ी हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे अगर चैट पे कोई मसला आ रहा है तो। अदरवाइज अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हमने यहां पर ये पढ़ लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री नहीं है बल्कि हम यहाँ कहते हैं गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट, अब इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट मत समझना वरना आप कुछ भी नहीं विजुअल कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको समझ के मत पढ़ना। ये कोई भी एक गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होगी वो ये काम जरूर करती है। अब आपके पास यहां पर क्या है, आप गवर्नमेंट जब डेटा बनाती है तो डेटा बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करती है, बजट बनाती है। फिर इसके बाद क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करती है, फिर इसके बाद पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, अल्लाह माफ करे सबसे बड़ा झूठ, ये काम कर रही होती है। तो मैंने पहले ही कहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जहन में रख के काम मत करिएगा। इसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा क्या होगा, सिटीजन रिकॉर्ड। ये जो हमारा सीएनआईसी बनता है ये क्यों बनता है, इसीलिए तो बनता है। फिर इसके बाद हमारे टैक्स की इंफॉर्मेशन कि किसने कितना टैक्स दे दिया। फिर हमारी जो पब्लिक सर्विस है कि हुकूमत कितना ज्यादा पब्लिक के लिए काम कर रही है। और फिर क्या हमारी गवर्नमेंट जो खुद रेगुलेशंस बनाती है क्या वो उस पर कंप्लाई भी करती है कि नहीं। अल्लाह माफ करे, सब झूठ। और ये सब करने से फायदा क्या होता है, ये सब करने से फायदा ये होता है, लॉ इन्फोर्स होता है। ओ माय गॉड, क्या होता है, टैक्स की कलेक्शन होती है। और क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल सर्विस, अल्लाह माफ करे।
सोशल सर्विस कर सकती है हुकूमत इससे। तो लिहाजा इस पैराग्राफ में जितने झूठ लिखे हैं, बस ये इसको झूठ ही समझिए। एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। अब एक इंश्योरेंस जो बिजनेस है, वो क्या डेटा के जरिए क्या काम कर सकता है। अच्छा, मैं यहां पर एक टर्म लिखूंगा, प्रोसेस क्लेम एफिशिएंसी। जब भी आप किसी कंपनी का या अपने बिजनेस को या अपने आप को या किसी भी चीज को इंश्योर्ड करवाते हो, उसकी इंश्योरेंस करवाते हो, तो देखना यह पड़ता है कि कितनी ज्यादा लोगों ने क्लेम्स किया है। क्लेम्स का मतलब आप लोगों को कहा है कि भाई मेरी गाड़ी, तो वो क्लेम्स को कितनी जल्दी आप लोग रिजॉल्व करवाते हो, ये कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, इस डेटा की मदद से आप क्या करते हो, आप प्रीमियम, यानी कि आप क्या करते हो, रिस्क को एनालाइज करते हो। और रिस्क को एनालाइज करने से क्या होता है, प्रीमियम डिसाइड करते हो कि मुझे अपना कितना प्रीमियम रखना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, आप अपने पास एक कंप्लाइंस बनाते हो। हर इंडस्ट्री का अपना एक कंप्लाइंस होता है। जब वो इंश्योरेंस करवाने जाती है तो हर इंडस्ट्री का अपना कंप्लाइंस होता है। तो उसकी भी रिपोर्ट्स बनती है। जैसे कार में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी एक अपनी कंप्लाइंस होगी। एयरलाइन है, उसकी एक अपनी कंप्लाइंस होगी। लाइफ हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, उसकी अपनी कंप्लाइंस होगी। ये तमाम चीजें आपके पास होती है। ठीक है। ये सब बनता कैसे है, इसके लिए अदद हमें डेटा चाहिए हस्बे जायका। और वो डेटा क्या है, वो डेटा आपके पास है कि आपके जितने पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने आपकी पॉलिसी खरीदी है, उसकी डिटेल आपके पास हो। फिर क्लेम्स की आपके पास लिस्ट हो, कितने तरह के क्लेम, किस किस तरह के क्लेम ये आए हैं। आपको पता हो कि प्रीमियम कितना आपने देना है, क्या क्या देना है, कब कब देना है, कितने लोगों को देना है। और साथ ही साथ आपके पास रिस्क असेसमेंट का भी तरीकेकार मौजूद होना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि आप फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकोगे और मार्केट का एनालाइज कर सकोगे, मार्केट ट्रेंड एनालाइज कर सकोगे। इंश्योरेंस बिजनेस चलाना सबसे मुश्किल बिजनेस होता है। तो यहां तक मैंने आपके सामने जितने भी सेक्टर रखे, उन तमाम सेक्टर को मैंने एक एक करके आप लोगों की खिदमत में यहां पर पेश किया। उम्मीद करता हूं ये तमाम आपके पास जो चीजें हैं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। ऐसा है मेरे बच्चों।
अच्छा जी, अब हम यहां पर थोड़ा सा और अगर डिटेल जाएं तो हम यहां पर बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से। किसके हवाले से? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से। एक मिनट। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से, ताकि हमें और आइडिया हो कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे काम करता है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे बिजनेस को कैसे हेल्पफुल बनाता है, किस तरह करता है काम। अच्छा, इसको एक बुक फॉर्म में बनाना है, पोस्ट फॉर्म में नहीं बनाना, ताकि एक पीडीएफ बुक बन जाए। और नीचे मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक बुक फॉर्म में बनाना। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से, अब हमारे पास यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। इट डज नॉट इट डज नॉट हैव अ predefined structure और फॉर्मेट। और जब हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं होता, तो हमारे पास ये जो डेटा होता है अनस्ट्रक्चर, वो बेसिकली होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, हमारे पास होता है वीडियो की फॉर्म में, हमारे पास होता है ऑडियो फाइल्स की फॉर्म में। ठीक है। अब मैं यहां पर एक एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि वो तमाम चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी हैं।
सबसे पहली चीज एग्जाम्पल के तौर पे सोशल मीडिया, पोस्ट। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेट आपको सब चीजें पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी देखते हैं कि टीचर्स पोस्ट लगाते हैं, कंपनी अपनी पोस्ट लगाती है, देखा ही होगा आपने। तो वहां पर क्या होता है, यूजर अपने ओपिनियन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एडमिशन ओपन की एक पोस्ट लगाई, कहाँ पे, फेसबुक पे। अब मेरे फेसबुक की उस पोस्ट पे मेरा जो यूजर है वो क्या करेगा, या तो कोई टेक्स्ट मैसेज देगा कमेंट की फॉर्म में, या कोई इमेज दे देगा। आपने देखा होगा इमेज भी डलती है, जिफ डलती है। या फिर कोई इमोजी दे देगा, या फिर क्या कर देगा, लाइक कर देगा। और लाइक के अंदर भी सब कैटेगरी है, अब तो चार चार पांच पांच आ गई है। तो अब यहां पर ये जो मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, ये डेटा बेसिकली मेरा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में हुआ है। और ये जो भी डेटा मेरे पास आया है, ये उस पर्टिकुलर ब्रांड, मतलब जिस इदारे से मैंने एडमिशन ओपन की पोस्ट लगाई है, उस ब्रांड से रिलेट मेरे जो लोग देख रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स, और मेरे जो कस्टमर है जिनको मैं अप्रोच कर रहा हूं उनकी प्रेफरेंस का मुझे पता चलता है। बात समझ आ रही है? अब आपको एक पिक्चर लगा दो, आपकी पिक्चर पे इतने सारे लाइक्स आते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका लोगों से जो ताल्लुक है वो काफी अच्छा है। लोग आपकी चीजों को, आपकी एक्टिविटीज को, आपके सोशल मीडिया पे चीजें को पोस्ट करने को काफी रिलेट, काफी अच्छा समझते हैं। तो वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल है ईमेल। ईमेल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कस्टमर है, मेरा वेंडर है, मेरा एम्प्लॉय है। वो मुझे क्या करता है, ईमेल जब भेजता है तो उसमें बहुत सी चीजें होती है। उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ग्रीटिंग होती है। ग्रीटिंग लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड, हाउ आर यू, ये तमाम चीजें इसको ग्रीटिंग कहते हैं। फिर इसके बाद बॉडी होती है, बॉडी बोले तो पूरी बात। अब उस बॉडी के अंदर कोई क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसमें डॉक्यूमेंट भी हम अटैच करने की बात कर सकते हैं। तो हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट वर्ड, एक्सेल, वीडियो, लिंक, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब होता यह है कि हमें इनमें से, ये जो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है यहां से लेकर यहां तक, इसमें से इंपॉर्टेंट और यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे वो टूल चाहिए जिस टूल का नाम है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं आपसे मुखातिब हूं,
मुखातिब होते होते मेरे जो तासुरात है चेहरे के, मेरे जो टोन है, मेरे जो अल्फाज को, जो मैंने इंतखाब किया है अपनी बात को करने का, तो मेरी तमाम बातों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये सर्टेन पॉइंट था जिसको ये कहना चाह रहा था, जिसके लिए इतना इसने चौरंगी घुमाई है। तो वो कैसे पता चलेगा? ईमेल में तो नहीं पता चलता। लेकिन ईमेल में पता चलने के लिए मेरे पास एक टूल होना चाहिए जो कि बहुत एडवांस टूल है, एनएलपी का। और अच्छी बात यह है कि अभी तक ये टूल बना तो है, लेकिन प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि जो इंसानी फितरत है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने, अब इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूं। आपके पास, आप कभी देखें, जब आपका स्कूल के वक्त में नया रजिस्टर होता था और नई न्यू पेन जब आप खरीदते थे, उससे आप जिस अंदाज में लिखते थे तो उस वक्त उस पेन के चलने का तरीकेकार, और जब वो पेन रवां हो जाती थी उसका तरीकेकार, और उस वक्त आपको होमवर्क जल्दी जल्दी करना है, तो आपकी कॉपी में कभी आपने सेम तरह की राइटिंग अपनी नहीं देखी होगी। क्योंकि आपकी राइटिंग का दारोमदार आपके इमोशन, आपके आपके माइंडसेट, आपकी क्लैरिटी, आपके परफॉर्मेंस सब को देखते हुए आता है। ऐसा ही है कि नहीं? तो ये हमारे पास चीज है। अब हम यहां पर अलग अलग चीजों को देखेंगे कि कौन सी चीज, कौन सी इंडस्ट्री हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हवाले से। तो अब मैं यहां पर वही इंडस्ट्री जो हमने ऊपर देखी थी, जिसमें हमारे पास सबसे पहली सब एक इंडस्ट्री हमने देखी थी, रिटेलर। क्योंकि एक रिटेलर बिजनेस के अंदर भी तो अनस्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। अब वो अनस्ट्रक्चर डेटा कैसे होगा, आए जरा इस पे हम देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो अनस्ट्रक्चर डेटा होगा वो ये होगा कि जो हमें प्रोडक्ट के रिव्यूज और कस्टमर के फीडबैक से मिलेगा। और ये दो मुझे जब, जिसे कहते हैं ना, अनस्ट्रक्चर से जब मुझे, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन से जब मुझे प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तो उससे मैं क्या कर सकूंगा, अपनी प्रोडक्ट की ऑफरिंग को इनहेंस कर सकूंगा। मैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर कर सकूंगा। और ये मुझे प्रोडक्ट रिव्यू और कस्टमर फीडबैक कैसे मिलेगा? ये मुझे मिलेगा मेरे सोशल मीडिया पे। जब मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा तो वो जो इमेज होगी उस पोस्ट की, मेरे बिजनेस की, बेसिकली उससे क्या होगा, मुझे मेरे कस्टमर का सेंटिमेंट, मेरा कस्टमर मेरे से किस तरह से अटैच्ड है इमोशनली, वो देखने को मिलेगा। मुझे मेरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा कि भाई मैंने इस टाइम पे अगर ये चीज लॉन्च की है तो क्या वो सही है। फिर मुझे अपने कस्टमर की परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। बात समझ आ रही है भाई?
अच्छा, अब हम एक स्टेप और आगे आते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे एक इंडस्ट्री जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमारे पास हॉस्पिटल कह लो या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन कह लो, इसमें हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किस तरीके का होता है। इसमें हमारे पास जो डॉक्टर्स नोट्स लिखते हैं अपने, जो हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो इमेजेस होती है। अब हॉस्पिटल में कौन सी इमेज होगी? एक्सरे, एक्सरे है। और क्या है? एमआरआई, ये भी एक तरह का एक्सरे ही है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वैसे ये नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन पागल खाने और ये दिमागी जो पेशेंट्स होते हैं, साइकिक पेशेंट होते हैं, मूवीज में भी देखा होगा, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों होती है? पेशेंट से जो हम इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादातर आपने ये वो वाली मूवियों में देखा होगा जिसमें जब चोर को पकड़ लेते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज। समझे? ठीक है ना? अच्छा भाई, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इससे मुझे फायदा क्या होता है? मुझे फायदा होता है डायग्नोस करने में, कि भाई मेरे पेशेंट की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मुझे फायदा होता है, मेरे अपनी ट्रीटमेंट प्लान बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकता हूँ, जैसे कोरोना में हुआ था। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसी के साथ अगर मैं एक और इंडस्ट्री की बात करूं, तो मैं बात करूंगा बैंक्स की और फाइनेंशियल। जी, मैं यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड डेटा तो पढ़ा लिया था, और मुझे ऐसा अंदाजा है कि शायद आप अ, किसी रीजन की वजह से क्लास थोड़ी देर आपने मिस कर दी थी। शायद वो इंटरनेट का मसला होगा आपकी तरफ। तो मैं स्ट्रक्चर डेटा पढ़ा चुका, और वो रिकॉर्ड भी है, तो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकेंगे। अगर आप लोगों के यहाँ पर इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अपन करते ही है। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग तो हम करते ही हैं।
अगर लाइव में अटेंड करने में ज्यादा मसला हो तो मुझे बता दिया करो, हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे मिसाल एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कल का डेटा, कल का लेक्चर आज ही रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डाल दिया और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया बेटा कल का लेक्चर डाल दिया है, देख लेना। अब आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के देख लो। मेरे बेटे हर क्लास की क्या, मैं तो बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, हर चीज अवेलेबल होगी भाई। बहरहाल एक बैंक का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो सकता है? कस्टमर ईमेल, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल न्यूज टू डिडक्ट फ्रॉड, रिस्क असेसमेंट, और मार्केट सेंटिमेंट को ट्रैक करना। मार्केट सेंटिमेंट का मतलब क्या है कि लोग आजकल ज्यादातर आपने देखा होगा इंस्टॉलमेंट में चीजें लेना पसंद करते हैं। तो बैंक्स ने क्या कर दिया है, इदारों ने क्या कर दिया है, हर इदारे ने किसी ना किसी बैंक से ना कनेक्शन बिठाया हुआ है। अगर आपको आसान किस्तों पे चाहिए तो लिहाजा आप क्या करो, फला बैंक के जरिए से हमारे हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आईफोन, बाइक, गाड़ी, घर, ये सब हो गया है। ठीक है। अब हमारे पास आता है लॉ फर्म। अब एक लॉ फर्म में क्या होगा, वहां पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, ईमेल, टेक्स्ट, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, गवाह, रिकॉर्ड, वीडियो, ऑडियो, ये तमाम चीजें देखी है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो लिख लेते हैं हम। समझे? अब एक टेली कम्युनिकेशन वाली कंपनी जो है, जैसे यूफोन है, जैज है, टेलीनॉर है, उनके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा?
उनके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। उनके लिए होगा सोशल मीडिया इंटरेक्शन। अगर आप नोट करो तो सोशल मीडिया इंटरेक्शन हर जगह पे सेम है। सोशल मीडिया इंटरेक्शन हर जगह पे सेम तरीके से चिपकाया जा रहा है। टॉप की हेडिंग में लिख दे ड्यूरेशन इन मिनट्स, ताकि बात समझ आ जाए। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है। इन तमाम पे बात कर लेते हैं एक एक करके। समझ तो आ रहा है ना मेरे बच्चों? ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी बता रहा हूँ चीजें। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है? हमारे पास यहाँ पर हो सकता है मेंटेनेंस रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है सेंसर लॉग। सेंसर लॉग क्या होता है? आपने कभी देखा होगा गलत तरीके की प्रोडक्ट चले गई, अलार्म बजा दिया। कोई गलत, वो बंदे का हाथ आ रहा है तो अलार्म बजा दिया। तो ये तमाम चीजें सेंसर लॉग्स में आती है। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, अलार्म बजा दिया। आपने देखा होगा कि भाई धुआं आता है तो बिल्डिंग में एक सेंसर लगा होता है, ताकि वो फायर ब्रिगेड वाले या फायर एक्सटिंग्विश चल जाए। ये तमाम चीजें। फिर इसके बाद ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जिसको हम ज्यादातर एसओपीस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट का फेलियर किन किन रीजन से हुआ, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करेंगे भाई ये? ताकि पता चल सके। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर एजुकेशन इंडस्ट्री है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? ई लर्निंग कर रहे हैं ना, ई लर्निंग। अब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है तो स्टूडेंट का फीडबैक आता है। उसमें वीडियो लेक्चर होते हैं। उसमें जैसे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होते हैं। इसमें क्या होता है, क्या इसकी मदद से क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। बेनिफिट लिख देता हूँ।
असेस कर सकता हूँ लर्निंग प्रोग्रेस। और हर किसी का यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है लर्निंग का। जैसे अभी जैनब बच्चे ने कहा सर लाइव क्लास ज़्यादा अच्छी रहती है, कुछ बच्चे कह सकते होंगे नहीं सर रिकॉर्डेड अच्छी रहती है। तो ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना बेटा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। अब हमारे पास आगे कुछ चीजें हैं, की टर्मिनोलॉजीज हैं और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को एक्सप्लेन करने वाली बात है। फिर हमारे पास यहाँ सोर्सेज ऑफ डेटा है। अब बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लासेस में देखना शुरू करेंगे, ठीक है। जी जी फिक्स टाइम है। ठीक है बच्चों, तो मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिए। नहीं आज नहीं होगी, मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप पे ही। ठीक है, सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा आज। अल्लाह हाफिज।